हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सुपर क्विक रिवीजन। ठीक है ना। 15 दिन के अंदर आईडीटी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, 31 तारीख तक का हमारा टारगेट है। आज है डे 1 और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कस्टम से। तो पहले कस्टम के चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सारे के सारे जीएसटी थ्योरी के और उसके बाद देन प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सुपर क्विक रिवीजन जो चैप्टर है, ठीक है ना। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगर वो चैप्टर नॉर्मली 2.5 से 3 घंटे का चैप्टर है तो हम उसको यहाँ 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बैगेज चैप्टर। तो बैगेज के अंदर 8 क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बैगेज के अंदर कि बैगेज होता क्या है। तो बैगेज जो है वो डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 कस्टम एक्ट का सेक्शन है ये। बैगेज इंक्लूड करता है अनअकम्पेड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, इंक्लूड इसमें नहीं होता है। दूसरी चीज है इसके अंदर सेक्शन 77। सेक्शन 77 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ओनर है बैगेज का, कोई दूसरे देश से कोई बंदा आ रहा है, जैसे मैं आ रहा हूं तो मैं अपने साथ बैगेज तो लेके आऊंगा ना, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर के सामने डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं बैगेज के अंदर क्या क्या कंटेंट लेके आया हूं, ताकि मैं उसको वहां से क्लियर करा सकूं। ठीक है ना। बस ये बातें यहाँ पे सेक्शन 77 में बोली है। सेक्शन 78 के अंदर कुछ बातें दे रखी हैं। क्या, एक तो बैगेज चैप्टर के अंदर रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, 35% प्लस 10% यानी 38.5% की रेट होती है। इसमें एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लैपटॉप। अगर मैं एक लैपटॉप लेके आता हूं तो अगर मेरी एज 18 या उससे अबव है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वन लैपटॉप क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है बैगेज के अंदर। ठीक है ना। और अगर मैं इंडियन पैसेंजर हूं, ठीक है ना, और इंडियन रेजिडेंट हूं या इंडियन ओरिजिन हूं, तो मैं बाहर से आ रहा हूं और मैं क्या है यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट, ठीक है ना। ओके, इन्फेंट के मामले में क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पर्सनल इफेक्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर फॉरेन ओरिजिन के केस में है और उस केस में इन्फेंट की बात की गई है तो वो टैक्सेबल हो जाता है क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 रूल 3। रूल 3 के अंदर क्या बोल रखा है, रूल 3 के अंदर ये बोल रखा है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा एज इट इज। तो अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है, जैसे मान लो मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार, मैं नेपाल भूटान म्यांमार को छोड़कर किसी और कंट्री से आता हूं, यूएस से आ रहा हूं, ठीक है ना, फ्रांस से आ रहा हूं, चाइना से आ रहा हूं, किसी और कंट्री से आ रहा हूं, इनसे नहीं आ रहा, इज अलाउड ड्यूटी फ्री क्लियरेंस ऑफ। तो मुझे क्या अलाउड है, ड्यूटी फ्री क्लियरेंस, मुझे ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। किसके ऊपर, यूज पर्सनल इफेक्ट के ऊपर। ये लिख रखा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नील लिख देना। ठीक है ना। और ठीक है ना, ट्रेवल सोविनर के ऊपर, और यहाँ पे कोई भी लिमिट भी नहीं है, ऐसा नहीं कुछ आपको अमाउंट देखना है, जितना भी है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी आर्टिकल है तो उसमें क्या है, आपको जीएफए अलाउड हो जाएगा 50,000 तक। ठीक है, यानी कि जब आप टोटल अमाउंट निकालोगे उसमें से 50,000 माइनस कर देना, उसके ऊपर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये है रूल 3। वहीं पर अगर मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन हूं और मैं कहां से आ रहा हूं, रूल 4 लग जाएगा। कब, अगर मैं आ रहा हूं कहां से, नेपाल भूटान और म्यांमार से। ऊपर वाले में केस में क्या था, नेपाल भूटान म्यांमार को छोड़कर अगर मैं किसी और देश से आ रहा हूं तो फिर रूल 3 लग जाएगा, और अगर नेपाल भूटान और म्यांमार से आ रहा हूं तो फिर क्या है, रूल 4 लग जाएगा। तो उसमें क्या है, जो भी मैंने ऊपर लिखा है ना सारा का सारा एज इट इज कंटेंट आपको बस लिखना है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या था, इंडियन रेजिडेंट अराइविंग फ्रॉम, ठीक है ना, कहां से, अराइविंग फ्रॉम नेपाल भूटान म्यांमार, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। इज अलाउड ड्यूटी फ्री क्लियरेंस ऑफ, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अदर आर्टिकल में 50,000 की जगह पे 15,000 हो जाएगा, बस इतना ही होएगा। क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट रूल 3। ठीक है ना। ये रूल 3 किसके लिए है, ये रूल 3 है फॉरेन ओरिजिन के लिए। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है, फॉरेन ओरिजिन है, ठीक है ना, उसमें इन्फेंट के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी तो उससे ड्यूटी फ्री क्लियरेंस अलाउड होगा। उसके केस में भी पर्सनल इफेक्ट है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नील हो जाएगा। ट्रेवल सोनियर है तो वो भी नील हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। लेकिन अदर आर्टिकल की लिमिट रहेगी 15,000 तक। ठीक है, क्लियर है। ओके, यानी कि जीएफए मिलेगा 15,000 का। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रूल दे रखा है रूल 5। रूल 5 किसके ऊपर है, ज्वेलरी के ऊपर। अगर कोई भी इंडियन पैसेंजर है और वो 1 साल से ज्यादा रह के आया है अदर कंट्री के अंदर, वो भारत में आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जेंटलमैन है या लेडी है। अगर जेंटलमैन है तो फिर आपको क्या है, 20 ग्राम तक, ठीक है, 20 ग्राम तक 50,000 की वैल्यू होनी चाहिए, और लेडी के केस में डबल कर देना, ठीक है ना, 40 ग्राम, और क्या है, ठीक है ना, 1 लाख तक अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। लेकिन साथ साथ में एक कंडीशन जरूर देखना, क्या कि वो मोर देन 1 ईयर तक वहां पे स्टे करके रह के आया। ठीक है ना। ओके, अगर लेस देन 1 ईयर है तो फिर यहां पर क्या है, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या है, अकॉर्डिंगली फिर टैक्स रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर फिर ड्यूटी लगेगी। ठीक है,
आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर दे रखा है एनेक्सियर्स। एनेक्सियर्स के अंदर वैसे काफी सारे पॉइंट है एनेक्सियर 1 के अंदर, लेकिन आपको कौन कौन से याद रखने मैं आपको बता रहा हूं। फायर आर्म्स, ठीक है ना, फायर आर्म्स के ऊपर 100% रेट एप्लीकेबल होता है, 38.5% का रेट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। कार्ट्रिज यानी कि जो बंदूक होती है उसकी गोलियां, ठीक है ना, कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, अगर एक्सीडिंग 50 है, ठीक है ना, ये 50 से ज्यादा है, तो जो 50 से जितने भी ज्यादा है उसके ऊपर 100% रेट एप्लीकेबल होगा, और 50 तक के ऊपर क्या है, जीएफए मिल जाएगा, तो उसको इंक्लूड कर लेना 50 तक। सिगरेट के केस में 100, ठीक है ना, और शिगार के केस में 25, और टोबैको के केस में 125 ग्राम्स, ठीक है ना, क्लियर है। तो इनके केस में क्या है, सिगरेट के केस में अगर 100 के ऊपर है, ठीक है ना, तो 100% रेट लगेगा, और शिगार के केस में 25 के ऊपर है तो 100% रेट लगेगा, टोबैको केस में 125 ग्राम के ऊपर है तो 100% रेट लगेगा। अगर वहां अगर अप टू यहां तक है, 100 तक है, 25 तक है, 125 तक है, ठीक है, तीनों के केस में, तो फिर क्या होगा, 38.5% का रेट लगेगा, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा, जीएफए के टाइम पे इंक्लूड कर लेंगे, नहीं वैल्यू निकालते टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना क्या, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। वाइन 2 लीटर तक, अगर 2 लीटर तक है तो जीएफए मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें और कुछ आइटम देनी रखी होती, बाकी वही चीजें नीचे दे रखी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि 100% का रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये हो गया आपका बैगेज का चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बैगेज के चैप्टर में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बताने जा रहा हूं कि मैंने खुद देखा कि मैंने कई सारे जो कंपाइलर थे, मैंने देखा कि उनके अंदर क्या है, स्टडी मेट के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कंपाइलर में नहीं थे, ठीक है ना, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये लास्ट डे रिवीजन समझ के ये वाले जरूर क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है ना, हो सकता है कि आप जो कंपाइलर आपके पास हो उसमें ये क्वेश्चन ना हो, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी साथ साथ में चैप्टर के करा रहा हूं। तो मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज द रेलिवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी अंडर द कस्टम एक्ट 1962 इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ बैगेज। तो रेलिवेंट डेट क्या होती है, डेट ऑन विच, ठीक है, रेलिवेंट क्या डेट कौन सी होगी, डेट ऑन विच डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 77। जिस डेट को हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, सेक्शन 77 के अंदर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, जब एक ओनर आता है बैगेज को की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अंडर सेक्शन 77, उस डेट की ये बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में थ्योरेटिकली आ सकता है सीधा से सीधा, इसके अंदर वो ये पूछेंगे कि ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या। तो इसमें 3 ही डिफरेंस दे रखे थे स्टडीमेट के अंदर, वो मैंने लिख दिया, आप सीधा याद कर सकते हो। ये इसके ऊपर ट्रांजिट के ऊपर लगता है सेक्शन 53 और इसके ऊपर लगता है सेक्शन 54। यहाँ पे सेम कन्वेंस होता है, यहाँ पे कन्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कंटिन्यूटी, देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ रिकॉर्ड, देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। बस ये बातें ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 18, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है कि मिस्टर, ठीक है ना, कृष्णा बंसाली, मान लो मैं हूं, ठीक है ना, हैज इंपोर्टेड सम गारमेंट्स फ्रॉम द पेरिस, मैंने कुछ गारमेंट्स को इंपोर्ट किया पेरिस से। ही इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 71, ठीक है ना, ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल रेट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल एंड हेंस ही हैज मेड ए रिक्वेस्ट राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट पेंडिंग द टेक्निकल टेस्टिंग, इज ही एलिजिबल टू अप्लाई द प्रोविजनल असेसमेंट डिस्कस। ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसे केस में, ठीक है ना, जब मैं अनेबल हूं, क्योंकि डिफरेंट रेट लग रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल पे, मैं आई एम अनेबल, ठीक है ना, मैं अनेबल हूं और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं रिटर्न में, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को, तो क्या मैं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आंसर है यस, ठीक है ना, यस कर सकता है। तो मिस्टर कृष्णा भंसाली क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है ना। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि भैया वहां यहां पर वो अनेबल है, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 71 एंड उसने रिक्वेस्ट भी की है राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर रिवीजन, ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे रखे मैंने, ये लास्ट ईयर रिवीजन के लिए आपके लिए, ठीक है, साथ साथ में जरूर करा दिया मैंने। यहां पर अंडर सेक्शन 18 का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। मोरिस लाल एक बंदा है जो कि गुड्स इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी से, ठीक है ना, ओके, और फाइनली रीअसेस अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ठीक है ना, फॉर 2 कंसाइनमेंट, 2 कंसाइनमेंट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। 2 कंसाइनमेंट के बारे में, डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इस डेट को, डेट ऑफ फाइनल रीअसेसमेंट, डेट डिमांड फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकंड कंसाइनमेंट, रिफंड और पेमेंट बन रहा है, वो सब बातें यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट पेबल भी निकालना है और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी निकालना है, ठीक है ना, और लीगल प्रोविजन थोड़ा बहुत जो भी है वो लिखना है। तो लीगल प्रोविजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेबल की, तो अंडर सेक्शन 18 क्या कहता है कि अगर कोई भी इंपोर्टर है, ठीक है ना, अगर कोई भी इंपोर्टर है तो उसको अगर इंटरेस्ट पेबल निकलता है तो किस रेट से देना पड़ेगा? 15% पर एनम से देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड। तो डेट ऑफ प्रोविजनली असेस्ड,
तो ये हो गया डेट ऑफ प्रोविजनल एसेट्स, ठीक है ना। दिसंबर में तो फर्स्ट डे हो जाएगा, तो फर्स्ट डे कब हो गया, 1 दिसंबर से लेके डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट कब है, ये रही, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर से लेके, ठीक है ना, 5 फेब तक, तो दिसंबर के 31 दिन, ठीक है ना, ओके, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन और फरवरी के 5 दिन, तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो आइए इसमें कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं कि इंटरेस्ट पेबल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इसके ऊपर कौन से केस में डिमांड है, ठीक है ना। तो ड्यूटी डिमांड कब है, फर्स्ट कंसाइनमेंट के ऊपर है ड्यूटी डिमांड, तो 1,80,000। तो कैसे निकालेंगे, आइए इंटरेस्ट निकाल देता हूं मैं आपको। तो इन द गिवन केस इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट पेबल कैसे निकलेगा फर्स्ट कंसाइनमेंट के ऊपर। तो 1,80,000 की डिमांड है, उसके ऊपर रेट कितना है, 15%। और ये नंबर ऑफ डेज कैसे निकाला, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 31 दिसंबर, ठीक है ना, 31 जनवरी, ठीक है ना, और 5 दिन फेब के, तो ये आ गया। तो ये आ गया अमाउंट, यहाँ पे क्लियर है। अब आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल किस पे मिलेगा, रिफंड पे मिलेगा ना। रिफंड के केस में, रिफंड में अगर डिले है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, डेट ऑफ फाइनल रीअसेसमेंट ड्यूटी, ठीक है ना, वहां देखना पड़ेगा क्या डेट है, ठीक है ना, 2 फेब है। तो इसके विद इन 3 मंथ अगर पे कर दिया है तो देयर इज नो इंटरेस्ट विल बी पेबल, ठीक है ना, बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। और लेकिन अगर 3 महीने के अंदर पे नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल होएगा। तो यहाँ पे पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि डेट ऑफ रिफंड क्या है, 28 फेब, ठीक है ना, और डेट ऑफ फाइनल रीअसेसमेंट क्या है, 2 फेब। तो 2 फेब से लेके 2 मार्च 2 अप्रैल, तो ये तो विद इन 3 मंथ आ गया। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट डिपार्टमेंट हमें नहीं देगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी होगी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल के केस में, ठीक है ना, अगर रिफंड नहीं किया है 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, स्पेसिफाइड रेट से लेके, ठीक है ना, स्पेसिफाइड रेट लग जाएगा, ठीक है ना, ओके, डेट ऑफ रिफंड तक। कब से कब तक, डेट ऑफ रीअसेसमेंट के फ्रॉम डेट ऑफ रीअसेसमेंट के 3 महीने के बाद, ठीक है, से शुरू करेंगे डेट ऑफ रिफंड तक, ठीक है ना, ओके। तो इस केस में तो क्या है, इस केस में तो यहाँ पर क्या है, 3 महीने बीते ही नहीं है, 3 महीने का टाइम ही एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कोई भी नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है एमएस पीपली इंपोर्ट्स, ठीक है, लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है सर्टेन गुड्स विच वर अनलोडेड इन कस्टम एरिया 1 अक्टूबर, ठीक है ना, कस्टम स्टेशन पे 1 अक्टूबर को उसको अनलोड कर दिया गया। व्हेन द ऑर्डर वाज क्लियरेंस पास्ड बाय द प्रोफेसर 5 अक्टूबर, ठीक है ना, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज ए पिलफरेज of such goods as the imported goods were in custom ports, ठीक है ना, as the imported goods were in custody of ports trust, तो पोर्ट ट्रस्ट की कस्टडी में था गुड्स, ठीक है ना। डिपार्टमेंट डिमांडेड द ड्यूटी फ्रॉम द कस्टडियन अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 ऑन सच पिलफरेज गुड्स, ओके। डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, इस सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो इस सेक्शन के अंदर जो डिमांड की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जो कस्टडियन होते हैं ना, 2000 प्राइवेट कस्टडियन पर जहाँ यहाँ पे जो ट्रस्ट है ना, ठीक है ना, ये अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के अंदर फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें प्राइवेट कस्टडियन को क्या होता है ना, अप्रूवल की नीड होती है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अप्रूवल की नीड है ही नहीं, तो इसलिए इनसे ये डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है ना। हालांकि कस्टडी से डिमांड किया जा सकता है। आगे कहता है द पोर्ट डिनाइड द डिमांड कंटेनिंग दैट द इट वाज नॉट अप्रूव्ड कस्टडी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एंड द पोजीशन ऑफ द गुड्स इट वाज वर्च्यू ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, हेंस इट इज नॉट लायबल फॉर द कस्टम ड्यूटी, ठीक है। एमएस पीपली इंपोर्ट हैज आल्सो आस्क्ड द पोर्ट ट्रस्ट टू मेक द गुड लॉस, ठीक है ना, लॉस ऑफ गुड्स के केस में भी वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केस लो के रेफरेंस भी देनी है और इसका आंसर देना। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले केस लो का नाम तो ये है, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात क्या दे रखी है यहाँ पे दे रखा है लायबिलिटी टू पे, यानी ड्यूटी किसकी लायबिलिटी बनती है, किसको पे करनी होती है ड्यूटी, ठीक है ना, जिसके पास गुड्स होता है, ठीक है ना, जिसने अप्रूवल लेके जिसकी कस्टडी में गुड्स है, ये प्राइवेट कस्टडियन होते हैं। तो लायबिलिटी टू पे द ड्यूटी ऑफ द पर्सन इन हुज कस्टडी गुड्स रिमेन एज अप्रूव्ड, ठीक है ना, अप्रूव्ड पर्सन अंडर सेक्शन 45। तो यहाँ पे सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 अप्लाइज ओनली टू द प्राइवेट कस्टडियन, ठीक है ना, और उनको अप्रूवल की जरूरत होती है किसकी, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की, जो मैंने आपको बताया था। इन दिस केस मेजर पोर्ट जो होता है एयरपोर्ट, वो कवर्ड करता है मेजर पोर्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट 1963, ठीक है ना, जिसको अप्रूवल की नीड ही नहीं होती है, तो वो इसके अंदर कवर ही नहीं होएगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे बोल रखी है। तो डिपार्टमेंट उससे डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन जो कस्टडियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, उसे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो पे करनी पड़ेगी वो पिलफरेज गुड्स के केस में करनी पड़ेगी। जो गुड्स लॉस्ट हो गया उसके केस में कोई भी ड्यूटी पे करने की यहाँ पे नीड नहीं है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है बैगेज का। सुपर क्विक रिवीजन के अंदर मैंने लास्ट डे रिवीजन के लिए मोस्ट ऑफ द कंपाइलर के अंदर ये क्वेश्चन गिवन नहीं थे, तो मैंने ये इसलिए क्वेश्चन भी करा दिया लास्ट डे रिवीजन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे चैप्टर भी करा दिया। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चैप्टर में मजा आया होगा, 2-3 बार सुन लो, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद सारे कंपाइलर के क्वेश्चन साथ साथ में बनाते चलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कंटिन्यू ताकि वीडियो बना सकूं, ठीक है। 15 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और शॉर्ट के वीडियो है, प्लेलिस्ट बना रखी है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ये सीरीज
सीरीज है, 15 दिन चलेगी, ठीक है ना। और श्योर शॉट की सीरीज, ठीक है ना, आपको पूरे के पूरे मोर देन 100 क्वेश्चन आईडीटी के इंपॉर्टेंट उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा। उसमें सारी एमटीपी आरटीपी सब कुछ उसके अंदर होगा, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।